अफसाना भीख। कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई। और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियां चमक रही थीं, और दूसरी तरफ ढलवां पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़ियां, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से जिंदगी की तरफ से जो मायूसी थी, वो बिल्कुल दूर हो गई, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ व शफाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। लारी स्टैंड से एक सड़क बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूं, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फैयाजियों से माला माल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बकस में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे, जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश उधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज आई। बाबूजी, थर्मस मैं ले चलूं? कैलाश ने मुड़कर देखा। 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फैयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी, पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ, बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? अ, मर गए। "अम, तुम क्या करती हो?" अ, कुछ नहीं। क्यों? अ, बच्चा कुछ नहीं करने देता। बच्चा? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिख करता है। हर वक्त खाना मांगता है। रात को ना वो सोने देता है और ना डर। सफ़ा 31। डर? इस वादी में किस चीज से? अब मेरी कुठरिया का दरवाजा टूटा हुआ है। रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों ना करूं। मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। अच्छा, मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत जदा होकर कैलाश को देखने लगी। बापूजी, सच? हाँ, सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत जदा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ न निकला। सफ़ा 32। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। जरा जरा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों की दराजों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफेदी तो नहीं नजर आ रही। आज उसका रोजाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको, उसके सब भाई बहनों को सोते में खा न जाए, दूर पहाड़ों में छिप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात।
रजनी ने अपने पांचों भाई बहनों पर नजर डाली, जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि जरा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धुनक कर रख देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का यह काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी ने जरा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना न मिलता हो, कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या न चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में खत्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागन की तरह बिफरी हुई थी। उसे सख्त कोफ्त थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहां जाऊं या जो काम करूं मेरी राह में हायल रहता है। अब देखो, इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहां पहुंच चुकी होती। सफ़ा नंबर 33। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी, जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँप हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताजा दम थे, बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में जरा जरा देर के लिए उठा लिया था। इस तरह छोटे छोटे इंसानों का यह छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँपने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताजा दम हो गए और बातें करने लगे। ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। नहीं उल्लू, वो नहीं, वो तो मर गए। सफ़ा 34। कल्लू, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी, बहुत संजीदगी से। वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं, जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने उन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा, अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। अब फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी, जिनमें गेहूं की भी होंगी। गरम कुर्ते और पाजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे, जहां बहुत आराम से रहेंगे। हाँ। रजनी, जिसने आज तक उस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो, वहां रोटियां होंगी, कुर्ते पजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर न लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मजे मजे ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती,
उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं, जहां न बर्फ पड़ती है न भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तसव्वुर में न थी कि मैं भी उन खुशनसीबों में हो सकती हूँ, और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगले की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी, कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी। एक छोड़ 5-5 बच्चे साथ हैं। 5-5? जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचैले चुपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़-सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। सफ़ा 35। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया, ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं इन सब को ले आई। अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है और वो तुलसी है। कैलाश, सब तेरे भाई हैं? रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रजनी जरा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीजों का ढेर मालूम होते थे। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रूमानी फैयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? उनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला ऐसे हाथ पांव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी जरा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे? कैलाश ये सवाल सुनकर झुंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूं? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने जिंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ न निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि इन सब को मार डालो या खुद मर जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान न था कि उनको यूं रुखसत करता। सफ़ा 36। उसकी दया जो मर गई थी, फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। उस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए। आह, 2 रुपए? इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां लीं, फिर 8 आने की और लीं, फिर 4 आने की और लीं, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपए खत्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पांव के साथ उतरने लगा और इस तरह कि बैठ गया तो उठने की जरूरत ही न महसूस की। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से। न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग
उसी अपनी पुरानी कोठरी में पहुंचे जहां भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुंचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थीं। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई।